Good morning, everyone, as well. गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक, सब बढ़िया? Very जी fine, सर। thank you. हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? तो मैं पढ़ूं। चलो। हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, नहीं, मिले ये जो न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिले। नहीं, जो मैंने शेयर कर न रखा है चांद में न शफक। ये जो गजल शेयर हाँ है जी अभी सर। इस वक्त, कौन सी गजल शेयर कर दी गई? एक सेकंड, मुझे। आप जो पढ़ रही हैं वो गजल नहीं है जो शेयर हुई है? जो सर इन्होंने भेजी थी ना, ये आज वो नहीं आ रही स्क्रीन पे। जो सर जो आपने शेयर सर दोनों भेजी थी। क्या चीज? सर आपने दोनों गजलें भेजी थी ना। नहीं, एक तो एक क्या ही कहते हैं, भेजी थी। डिप्लोमा की है और एक उसकी है। यही वाली है इनफैक्ट। ये जो आप भी पढ़ रही हाँ थी जी, हैं हाँ ये वाली है, और ये कंटिन्यूएशन में है दोनों पेजेस इसके ना। लंबी गजल है ये, हाँ जी। देखें तो आप। स्टार्टिंग नहीं ना। हाँ मैंने इसको सर। टैग किया, यही वाली गजल है जो पढ़ रही थी। यही वाली है जो मैंने जी शेयर की सर। है। हाँ सर जी यही है। जी जी। हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। न चांद में न लाला ओ बुलबुल, ना शफक आप में। कहीं भी वो दिलकशी न मिली। हम्म। हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। ठीक है जी। ये उन गजलों में है महाराज जी की जो जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटी बहर में और थोड़ा आसान है इस माना में कि इसमें कीवर्ड्स वैसे फारसी के या अरबिक के कम हैं थोड़ा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे इससे। महाराज जी फरमाते हैं कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, यानी न फूल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी न गुलाब खिल रहे हैं, न फूल हंस रहे हैं, और न ही सितारों में कोई किसी तरह की रोशनी है। ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। कहने का मतलब यह है कि एक सच्चा जो मुरीद होता है, फॉलोअर होता है अपने मुर्शिद का, उसके लिए दुनिया की तमाम खुशी, तमाम रौनकें, तमाम बहारें, वो सब कुछ तभी हैं जब उसको उसका मुर्शिद मिल जाता है। अगर वो मुर्शिद नहीं मिलता है तो फिर उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती है। ना उसे फूल हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, ना पसंद आते हैं, ना अच्छे लगते हैं, ना सितारों में रोशनी नजर आती है। ये सब कुछ तब उसके लिए मीनिंगफुल होता है जब वो अपने मुर्शिद से मिल पाता है। ठीक है। तो आप ये देखें कि इस शेर में इसी बात की तरफ इशारा किया गया है। हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। जब आप ही नहीं मिले तो फिर हमें कहाँ खुशी मिलने वाली? ठीक है। जी जी सर। वो एक शायर गुजरे हैं, जिगर मुरादाबादी साहब। उनका शेर है कि एक तेरी आंखों की ठंडक, एक तेरे रुख की बहार, ये मैसर हो तो हर जन्नत को ठुकराता हूं मैं। आदमी वाह। के लिए दरअसल जो उसका मंजूर नजर होता है, जिसे वो अजीज रखता है, जिसे फॉलो करता है, जिसे इंस्पायर है जिंदगी में, जो उसका सबसे ज्यादा चहेता है, जिस पे अपनी जान वार देना चाहता है आदमी, वो सबसे अहम है। उसके बाद आती हैं सारी बातें कि वो चमन में फूल खिले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं, चांदनी रात है कि नहीं है, सब बेकार है अगर वो नहीं। ये बात इस शेर में कही गई है। इतना ज्यादा मुर्शिद के तई लगाव और मोहब्बत जो है वो कोई प्योर सूफी रूह का इंसान ही जो है वो कर सकता है। अगले शेर में फरमाते हैं, न चांद में न शफक में न लालो गुल में, जो आप में है कहीं भी वो दिलकशी न मिली। न चांद में न शफक में न लालो गुल में। चांद आप सब जानते हैं, शफक किसे कहते हैं जी?
शफक जानते हैं आप सब लोग? नहीं, नो सर। अच्छा जी, जब शाम को सूरज डूबता है और जब वो डूबने लगता है या डूब जाता है ऑलमोस्ट ठीक उसी वक्त, वो जो जगह होती है जहां सूरज डूबता नजर आता है आपको, उसे उफक कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जमीन और आसमान को कनेक्ट करने वाली जगह है, ठीक है। हम्म। और वो जो लाली दिखती है हमें सूरज के डूब जाने के फौरन बाद, एक सुर्खी सी होती है, एक लाली सी होती है, रेडिश आपको दिखता है कलर वहां पे, उसको शफक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? जी। शफक। सूरज जब डूबता है तो जो शफक। छोड़ के जाता है डूबने की जगह पे कलर, रेड कलर का, उस कलर को शफक कहा जाता है। और जिस जगह डूबता है उसे उफक कहा जाता है। बहुत अच्छा शेर है किसी का, सूरज हूँ रोशनी की रमक छोड़ जाऊंगा। रमक किसे कहते हैं? रमक कहते हैं बची कुछ चीज को, ठीक है। जैसे एक आदमी बिल्कुल वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर ने कहा कि बस आप दुआ कीजिए, मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। सो उसे कहा जाता है कि बस रमक सी रह गई है, यानी क्या मतलब, बस थोड़ी सी जान बची है, कुछ दम बचे हैं जो ऊपर वाले ने के हिस्से में रखे हैं। तो रमक कहा जाता है बची कुछ चीज को। सूरज हूँ रोशनी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। किसी क्या बात। शायर ने ये बात कही है, यानी अगर डूब भी गया तो भी मैं इतनी लाली छोड़ के जाऊंगा कि लोग देख के कहेंगे यहाँ सूरज डूबा है, कोई ऐसी वैसी मामूली चीज नहीं। तो शफक किसे कहा जाता है? लाला व गुल किसे कहते हैं? लाला जो है वो एक हम्म। फूल का नाम है, विच इज टुलिप, नो। टुलिप को लाले कहा जाता है। सुर्ख रंग का, रेड कलर का ये फूल होता है। कश्मीर में बहुत ज्यादा होता है, उसकी खेती होती है। ईरान में बहुत ज्यादा होता है, उसकी खेती होती है। इसे कहते हैं लाले, विच इज टुलिप। और गुल तो एक जनरल नाम है, गुल माने फूल के होते हैं। तो फरमाते हैं न चांद में, न शफक में, न लालो गुल में, यानी न फूलों में। आप उसको सिंपली यूं समझें, जो आप में है कहीं, जो आप में है कहीं भी वो दिलकशी ना मिली। जो अट्रैक्शन और जो आकर्षण आप में है, जो जज्बाबियत आप में है, जो दिलकशी आप में है, जो कशिश आप में है, वो कहीं भी नहीं है। न चांद में वो कशिश है कि इंसान उससे दिल लगा बैठे और उससे उम्मीदें पाल ले, और न शफक में वो दिलकशी है कि इंसान उससे लौ लगाए, और न फूलों में इतना दम है कि इंसान उसके साथ रिश्ता जोड़ ले। जो आप में दिलकशी है। आ रही बात समझ में? जी सर। यूं भी चांद जो है वो जाहिर है कि निकलता भी है तो डूब जाता है सुबह होने से पहले। शफक भी कितनी देर रहता है। और फूल, वो भी खिले हुए फूल, कितनी उम्र होती है उसकी। मगर एक जो सैक्रेड काइंड ऑफ नजरिया होता है जीने का, और जिससे हम जुड़ते हैं उस नजरिए के साथ, वो फिर हमारे साथ जिंदगी भर चलता है। इवन जिंदगी खत्म होने के बाद भी हमको उसी नजरिए से जोड़ के देखा जाता है। तो मुर्शिद जो है वो एक नजरिया है, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। आइडियोलॉजी से रिश्ता जो होता है वो फिर इंडिविजुअल से या किसी मेटलिस्टिक चीज से कहीं ज्यादा इमोर्टल और ज्यादा वक्त तक चलने वाला होता है, ठीक है। जी सर। सर दिलकशी मतलब? दिलकशी यानी कशिश, कशिश यानी खिंचाव, अट्रैक्शन, जी ठीक है। जी सर। दिल किसी ने दिल को खींचने वाली चीज, दिल को खींचने वाली चीज कौन सी होती है? जो कि पुरकशिश होती है, जो अट्रैक्टिव होती है। मैं पढ़ती हूँ। तो निगाहे लुत्फ की है, निगाहे लुत्फ की है, मुंतजिर मेरी हम्म। शब ए गम। शबे गम। हम्म। शबे गम जी। सितारे हम्म। डूब चले और रोशनी ना मिली। गुड। ये शेर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला शेर पढ़िएगा। निगाहे लुत्फ की है मुंतजिर मेरी शब गम, सितारे डूब चले और रोशनी न मिली, ठीक है। ये जो मेरी दुखों की रात है और गम की रात है, यानी जुदाई की रात है, जो कि गम का और दुख का रीजन है इनफैक्ट, ठीक है ना। उस रात को आपके एक मोहब्बत भरी नजरों का इंतजार है,
निगाह लुत्फ यानी एक ऐसा मोहब्बत भरी निगाह। ग्लांस के जो जिसके अंदर आई मीन कंपैशन हो, जिसके अंदर जो है वो मोहब्बत हो, उस तरह की एक निगाह का इंतजार है मेरी इस दुख भरी रात को। और मेरी रात तो लगभग वो खत्म होने वाली है, सितारे डूब चले और रोशनी न मिली। और जो मेरी रात है दुखों की, उसमें अजीब बात यह है कि उसमें सितारे चमक भी रहे हैं, तब भी मुझे रोशनी नहीं मिल रही है। क्योंकि मुझे रोशनी कहाँ से तलाश है? मुझे रोशनी की तलाश सितारों से नहीं है, मुझे रोशनी की तलाश आपसे है। आप अगर मुझे एक पल देख लेंगे और मुझसे मिल जाएंगे, तो मेरी ये जो दुखों की और गमों की रात है ये कट जाएगी, और ये फिर जो है वो सितारे भी चमकने लगेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप नहीं देखेंगे तो फिर सितारे भी मुझे कोई रोशनी नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी। जी। right. नहीं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें जो पहला शेर होगा वो पढ़िएगा। जी। वो वाला ना ज्यादा क्लियर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, बट ठीक है, ये पढ़ें। अम्मी को सौंप दिए गुल जहां के कुल 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 जहां। कुल कुल जहां के जो अलम। कुल हाँ कुल जहां की रंजो, ये क्या दा अलम है? दालम। रंजो अलम आलम। अलम आलम तो नहीं हो, नहीं दालम नहीं, लग। रंजो अलम। अलम अलम। रंजो रंजो। अलम, राइट राइट, ये ठीक है। रंजो अलम किसी में और हमारी सी दिल दही ना मिली। हम ही को सौंप दिए कुल जहां के रंजो अलम। जितने भी दुख थे, जितने भी गम थे, ठीक है ना, जितने भी सोरोफुलनेस, सैडनेस, या जितनी भी इस तरह की बातें थी जमाने के और जमाने वालों के, जमाने भर के जो दुख थे, वो सब के सब मेरे हवाले कर दिए गए। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि किसी में और हमारी सी दिलदही न मिली। जितना ज्यादा मेरे अंदर दिल दे देने का जज्बा है, दिल दही यानी दिल दे देने का जज्बा, ठीक है। सो जितना हमारे अंदर दिल दे देने का जज्बा है, मन हार जाने का जज्बा है, उतना और किसी में नहीं मिला। इसीलिए मेरे साथ भी हुआ कि जमाने ने सारे दुख गम अपने भी ना मेरे हवाले कर दिए। क्योंकि मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैं जल्दी से जो है वो दिल अपना जो है वो दे बैठता हूँ, या दिल हार जाता हूँ, या मोहब्बत से पेश आता हूँ, या अकोमोडेटिव हूँ बहुत ज्यादा। इसलिए सारे जमाने के गम जो है वो मेरे हिस्से में लिखे गए और मुझे ही दे दिए गए। किसी ने कहा था कि कोई अजीब मुसीबत, कोई अनोखा गम कहीं मिले तो हमारा सलाम कह देना। ठीक है, वो कहने का मकसद यही है कि मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है तमाम दुख भरी बातों से और तमाम ऐसी बातों से जो जिससे इंसान हर्ट होता है। तो वो कहीं मिले तो मेरा सलाम कह देना, मुझे जरूर जानता होगा, वो जानती होगी, वट, ठीक है ना। तो हम दुख की बात हो या गम का मसला हो, सो ये इस एंगल से कही गई बात है। मीर तकी मीर ने कहा था, पत्थर चले किसी पा तड़पते हैं हम अमीर, या खंजर चले किसी पा तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि उनके बिल्कुल पास में कुछ ऐसा हो रहा हो, वो नोटिस नहीं करते, वो और गुजर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के बारे में भी सुन लेते हैं खाली कि ये बात अच्छी नहीं हुई और उस पर जुल्म हुआ या उसे सताया गया बिला वजह, या आई मीन ठीक बात नहीं, तो उन्हें तकलीफ होती है। एटलीस्ट वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, विश के हम उसके लिए कुछ कर पाते और उसे उसे बचा पाते, उसे निजात दिला पाते, इस कैफियत से, इस मुश्किल से उसे छुड़ा पाते बेचारे को। ये तो बड़ी दुख की बात है यार। तो ये वो टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जहां से आदमी की ना रियल सेंस में शराफत का पता लगता है। और वो लोग के जो अम, अम,
मेरे मेरे क्लीग थे ऑफिस में हमारे साथ, अब वो उनका चेंज हो गया वो डिपार्टमेंट। तो वो अ, उनके अंदर एक खास बात ये थी कि वो उनकी पूरे शख्सियत में, पूरे चरित्र में जिसे कहना चाहिए इमोशनल एक्सपोजर तब दिखता था जब मसला कभी अपनी फैमिली का या बच्चे, वाइफ, माँ, इसका कुछ आता था। अदरवाइज दुनिया में किसी का भी इतना दर्दनाक किस्सा को शेयर कर दे, यार ऐसा हो गया सुना, तो वो बिल्कुल नोटिस भी नहीं लेते थे, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है क्या, सो क्या हो गया, ठीक है। तो एक कई साल गुजर गए, एकदम एक लगातार एक ऑब्जर्वेशन होती है, किसी के साथ आप रहते हो। तो एक दिन मैंने उनसे बहुत सिंबॉलिकली, बड़े एहतराम से कहा कि देखो मेरे दोस्त, ऊपर वाले ने इमोशन नाम की डिवाइस लगाई हर एक में है, बस फर्क ये है कि कुछ के यहाँ ये एक्टिव तब होती है जब उनका बिल्कुल अपना मसला होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ डीएक्टिवेशन का चक्कर ही नहीं है, वो हमेशा एक्टिव रहती है भाई। वो उनकी अपनी फैमिली हो, गैर हो, पड़ोसी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, कुछ भी ऐसा सुनते हैं परेशान हो जाते हैं, यार ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना। हम्म तो मैंने कहा यार ये दो तरह के लोग होते हैं वो। बहरहाल उन्होंने रियलाइज किया इसको और बाकायदा फील किया, और थोड़ा नाराज भी हो कि आप मतलब मुझे तो मैंने कहा नहीं यार, बात इसमें उसकी आपको टीज करने की नहीं है, मैं तो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मुझे लगा कि यार मुझे बड़ा हैरत थी, तो मैंने कहा आपको मैं इस तरह समझाऊं यार कि ये ऐसा कैसे कोई इंसान कर सकता है भाई, ये बताएं आप। तो कहने लगे कि तुम्हारी तरह हर जगह फटे में टांग अड़ाते रहे हर जगह। मैंने कहा यार बात ये नहीं है कि किसी के फटे में टांग अड़ाना है, बात ये है कि आदमी एटलीस्ट आदमी की तरह रिएक्ट तो करे कि यार दिस इज सो सैड, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। या मसलन हम्म कोई ऐसी बात सुने तो आदमी का मन और चेहरा उसका बता देता है कि उसे तकलीफ हुई है, उसे बुरा लगा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। आप तो यार बिल्कुल नोटिस भी नहीं देते, तो कोई बात हो जाए यार तो हमें लगा कि यार आपको इस वे में समझाऊं जिससे आपका आत्मसम्मान भी बचा रहे, और मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई थी पहुंच गई, नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं है यार, हम लोग तो इससे नीचे तो नहीं उतर सकते अपनी बात कहने में। गाली वाली बकना आती नहीं है, ना नाराज होना आता है, कहना हाँ बात सही। तो कहने का मकसद ये है कि किसी में और हमारी सी दिलदही न रही, ये बात जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसे ही इंसान के हिस्से में ज्यादा दुख, दर्द और डिस्टर्बिंग बातें आती हैं, जो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव, बहुत अकोमोडेटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है वो, उन चीजों को लेके वो हसास रहता है। ठीक है जी। I जी can read the next one. जी जी भाई। निगाहे दोस्त सॉरी, निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी। हम्म। निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी। शराबो जम शराबो जाम से हमको वो बेखुदी ना मिली। क्या हर बात। एक हर एक निशात में अरे हर एक निशात में पिन्हा मिला निशात का गम। हम्म। हर एक निशात हम्म में पिन्हा मिला निशात का गम। हम्म। जो ऐश से हो बसर। सॉरी, आई लॉस्ट द वर्ड। जो ऐश से हो बसर ऐसी जिंदगी ना मिली। जो ऐश से हो बसर ऐसी जिंदगी ना मिली। निगाहे दोस्त हम्म ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, शराब व जाम से हमको अभी खुदी न मिली। फिर वही बात है जो इस थीम पे बहुत सारे अलग अलग एंगल से बात कही है महाराज जी ने। इस शेर में भी आप देखें कि निगाहे दोस्त, अब जब दोस्त का लफ्ज उर्दू जबान में दोस्त के ट्रू मीनिंग के अलावा इवन खुदा के लिए भी लफ्ज दोस्त का इस्तेमाल कई सारे गजलों में हुआ है, क्योंकि अ, हाँ, निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, जो जो हमारा मुर्शिद है, उसकी हम्म आंखों में जो जितना नशा है, उसने जितना हमें मदहोश किया है, इतना ज्यादा तो हमें शराब व जाम ने भी कभी मदहोश नहीं किया, और उससे भी हम इतना ज्यादा बेखुद हमने फील नहीं किया अपने आप को, एकदम सेल्फलेस और इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के एकदम अलग आई मीन अवस्था में हमने आपको अपने आप को फील नहीं किया, जितना ज्यादा नशा जो है वो किसमें है, मुर्शिद की आंखों में है। तो निगाह दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, मदहोश हो जाना, ठीक है ना।
शराब व जाम से हमको बेखुदी नहीं मिली, हमको तो वो न शराब से न जाम से इतना ज्यादा नशा अब तक आया है जितना ज्यादा मुर्शिद की आंखों में हमें नशा दिखता है। ठीक है। हम्म, जी। आ, कहते हैं कि क्या, सारे निशा। अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूं मुझे डूब के मर जाने दे। क्या बात, बहुत तो बढ़िया। हर एक बहुत निशात बढ़िया। में पिन्हा मिला निशात का गम, ये बहुत ही खूबसूरत बात है इस शेर में। बहुत खूबसूरत बात इसलिए है कि ये जिंदगी की सच्चाई को एक्सप्लेन करता है, उसका तर्जुमान है ये शेर। और हर एक की लाइफ में आदमी नोट नहीं करता इस एंगल से कि हमारी जिंदगी में कोई भी खुशी कई दफा किसी गम का आई मीन प्रीफेस होता है, आई मीन उसका बैक वो बन जाता है, बैकग्राउंड उसका। या कोई भी गम किसी बड़ी खुशी से पहले बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे दरिया में थोड़ा तलातुम आया है, उसके बाद फिर वो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है लाइफ में। हर एक निशात में पिन्हा मिला निशात का गम, निशात यानी खुशी, और गम के माने तो गम होते ही हैं, आप जानते हैं। यानी हर खुशी के अंदर उस खुशी के पीछे एक गम पोशीदा है। आप उसको कई एंगल से आप देख सकते हैं। जैसे आदमी सोचें कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, लाल किला बहुत अच्छा है, फला, अरे भाई उस वहां के पत्थरों को तराशने में उन मजदूरों के कितनों के हाथ छिले और कटे होंगे और जख्मी हुए होंगे, इसका कभी सोचा है आपने? बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है, मतलब आज के जमाने में तो लोग कहेंगे कि आदमी नॉर्मल है, लॉजिकल बात कर रहा है, कहाँ पड़े हो चक्कर में भाई। बट दिस इज ट्रू। ये जितने भी पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किंग्स ने या कई दफा रूलर्स ने अपने अपने जिंदगी के अय्याशियों के अड्डे बनाए, जो बाद में हिस्टोरिक या ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें तब्दील हो गए, उसमें कितना ज्यादा खून पसीने का मामला जो है वो पब्लिक का लगा है उसके पीछे। तो किसी भी ऐसी खुशी के पीछे अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर एक गम है जहां से वो खुशी जन्म लेती है। या एक खुशी है उसके पीछे गम है, या एक गम है उसके पीछे एक खुशी है। ये सिलसिला पूरी लाइफ में साइकिल चलती रहती है इस तरीके से। तो हर एक निशात में तो ये पिन्हा मिला, पिन्हा माने छुपा हुआ। ठीक है ना। जो पिन्हा और नेहा दो अल्फाज हैं, दोनों के माने छुपे हुए के होते हैं, कवर्ड। ठीक है। हर एक निशात में पिन्हा मिला निशात का गम, जो ऐश से हो बसर ऐसी जिंदगी न मिली। कहना मुझे ऐसी लाइफ नहीं मिली कि जो बड़े ऐश से बड़े मजे से लग्जरियस जिंदगी गुजारूं जिसमें सिर्फ खुशी ही खुशी हो और गम का तस्वुर ना हो। सॉरी, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं मिली कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐश हो, सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लाइफ का कंसेप्ट हो और सिर्फ खुशी खुशी और गम ना हो। ऐसी जिंदगी मुझे तो नहीं मिली एटलीस्ट। ये बता रहे हैं महाराज जी। ठीक है जी। जी सर, आगे मैं पढ़ूं। जी जी जरूर पढ़ें। मेरे ख्याल में है तजल्लियां किसकी, हम्म मेरे ख्याल में है ये तजल्लियां किसकी, अंधेरी रात में भी मुझको तीरगी ना मिली, हम्म तीरगी ना मिली। उसके बाद है वही फजा, वही गुलशन, वही हम्म हवा है मगर, वही फजा, वही गुलशन, वही हवा है मगर, मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी न मिली। परफेक्ट। तो मेरे ख्याल में है ये तजल्लियां किसकी, अंधेरी रात में भी मुझको तीरगी न मिली। कहने ये जो मेरा इमेजिनेशन का जो मामला है जिंदगी में, अ, उसके अंदर भी ना कुछ दीप जल रहे हैं, रोशनियां हैं, उजाले हैं उसके अंदर। ये जो मेरे ख्यालों में भी कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, नूर के तजल्लियां हैं, ये किसकी वजह से हैं? मैं तो ऐसा इंसान हूं कि बहुत अकेला हो के भी तनहा नहीं हूं इस मामले में कि किसी की यादें हमारे साथ हैं। या फॉर एग्जाम्पल अंधेरी रात है और हमारे जहन में ख्यालात हैं। ख्यालात अगर किसी ऐसे स्पिरिचुअल शख्सियत के हैं जो मुर्शिद है हमारा, तो फिर आप कितनी भी अंधेरी रात में हो, आपके अंदर जो है वो दीप जल रहे हैं उम्मीदों के। आपके अंदर जो है वो चरागा हुआ पड़ा है, रोशनी हो रही है उसके अंदर, उजाला है। और आप उस ख्याल की वजह से
आपका पूरा वजूद नूरानी हो जाता है। इसी बात को शेर में कहा गया है। मेरे ख्याल में है ये तजल्लियां किसकी, किसके नूर का रिफ्लेक्शन है मेरे ख्याल में, मेरे इमेजिनेशन में। अंधेरी रात में भी मुझको तिरगी न मिली। रात बिल्कुल अंधेरी है मगर मुझे अंधेरा नहीं नजर आता, मुझे अंधेरा नहीं मिल रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो है वो नूर ही नूर है, उजाले ही उजाले हैं। तिरगी के माने भी अंधेरे के होते हैं। अंधेरा का लफ्ज अंधेरा। हमारा हिंदुस्तानी लफ्ज है और तिरगी फारसी लफ्ज है उसी अंधेरे के लिए। यानी अगर काफिये की मजबूरी ना होती तो कहा जाता अंधेरी रात में मुझको अंधेरा नहीं मिला। मगर चूंकि राइमिंग वर्ड चाहिए लिहाजा जिंदगी का काफिया तिरगी हो सकता है, अंधेरा नहीं हो सकता, इसलिए तिरगी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आगे फरमाते हैं वही फिजा वही गुलशन वही हवा है मगर, वही फजा वही गुलशन वही हवा है मगर, मिली जो गुल को वो खारों की जिंदगी में मिली। बहुत बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत ही सटायर भी इसके अंदर है और बहुत ही जबरदस्त मैसेज है इस शेर में। आप देखें वही फजा यानी वही सराउंडिंग, वही गुलशन यानी वही प्लेस, वही जगह, वही गार्डन, वही हवा, विंड भी वही है मगर, मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी न मिली। हर आदमी फूल की कदर कर रहा है और उसे पा लेना चाहता है मगर वही उसी के बराबर में उसी जगह पर उसी एटमॉस्फेयर में कांटे हैं जो फूलों के साथ साथ परवान चढ़े हैं मगर वो इज्जत की नजर से नहीं देखे जाते। ये अजीब बात है। क्यों? क्योंकि वो फूल है और वो कांटे हैं। मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी न मिली। ये शायर किस एंगल से और किस फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में बात कहना चाह रहा है यहाँ पे। वही फजा वही गुलशन वही हवा है मगर, मिली जो गुल को वो खारों को जिंदगी न मिली। जो जिंदगी फूलों को मिली वो कांटों को नहीं मिली। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी पढ़ें। गिला करेंगे न अब मेरे बाद के रहरो, गिला करेंगे न अब मेरे बाद के रहरो, कि उनको राहे मोहब्बत में रोशनी ना मिली, हम्म, कि उनको राहे मोहब्बत में रोशनी ना मिली। क्या बात है। देखिए ये जो महान पुरुष हैं इनको ये एहसास रहता है कि हमारे बाद हमारे पीछे आने वालों का, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का, हमारी कम्युनिटी का क्या होगा। आदमी कुछ भी करने के लिए उसके पास एक एग्जाम्पल होना बड़ा जरूरी होता है, एक आइडियल कैरेक्टर होना बड़ा जरूरी होता है जिसे देख के वो फॉलो करता है फिर आगे बढ़ता है। तो फरमा रहे हैं कि मेरे बाद के लोग अब ये गिला और ये शिकवा ना करें कि हमने भी आपकी तरह मोहब्बत की राह पे चलना चाहा था मगर अंधेरा बहुत था इसमें। इस रास्ते पे किसी ने चिराग जला के नहीं छोड़ रखे थे जिसकी रोशनी में हम रास्ता तय कर पाते। इसीलिए मैंने मोहब्बत की राह में चिराग जला के छोड़ दिए हैं। ठीक है। और अब मेरे बाद जो मेरे पीछे आने वाले लोग हैं उन्हें ये शिकवा करने का मौका नहीं है कि जिस रास्ते पे हमें चलना था उसमें अंधेरा बहुत था तो चलते कैसे। गिला करेंगे न अब मेरे बाद के रहरो, गिला यानी शिकवा। हम्म। मेरे बाद के जो रास्ता चलने वाले हैं, रहरो हैं, वो अब गिला नहीं कर सकेंगे, अब शिकवा नहीं करेंगे वो कि उनको राह मोहब्बत में रोशनी न मिली। ठीक है जी। जी। सर मैं पढ़ूं? शो। हजार बार हवा खूने आरजू, लेकिन हजार बार हुआ खूने आरजू लेकिन, कभी किसी को मेरी आंख में नहीं नमी। नमी न मिले न मिली। हाँ ये आप कोई बहुत डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है इस शेर से मगर आपने डायलॉग सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता। कहने में बहुत अच्छा लगता है मगर ऐसा है नहीं एक्चुअल में। आपको बताऊं बस एक फर्क है
मुझे लगता है ऊपर वाले ने जिस तरह बनाया है इंसानों को, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, ये भी सही नहीं है, ये भी फैक्ट नहीं है कि औरतें बहुत जल्दी से मतलब उन्हें रोना आ जाता है और मर्द नहीं रोते, ऐसा भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वो किसी एक बात पे खातून को रोना नहीं आ रहा है, बट मर्द की आंखें नम हो जाती हैं कुछ देख के सुन के, ऐसा भी होता है। बट ये कि हाँ, ये जरूर है कि उसे कंफर्ट नहीं होता कि कोई देख ले के मैं रो रहा हूँ, ये एक बात जरूर है मर्द के साथ। तो बहुत ही गैरती होते हैं इस बात को लेके कि मुझे कोई रोता हुआ देखे, एग्जाम्पल मतलब इसमें अपनी शिकस्त और अपनी हार और कमजोरी फील करता है। तो उसकी गैरत का तकाजा होता है कि रोए रोए भी तो वो सोचता है कि कोई देखे नहीं, मैं अपने लिए रो, खुद जानता हूँ मैं। और बहुत ज्यादा टूटने के बाद कोई मर्द रोता है, बआसानी इतना उसके लिए वो चीज नहीं है। तो उस बात की तरफ इशारा है इस शेर में, हजार बार हुआ खून आरजू लेकिन, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, तमन्ना का कत्ल हो गया, तमन्ना का खून हो गया, आरजू का खून हो गया, ठीक है ना। माई माई विशेस वॉज मर्डर्ड, किल्ड, ठीक है ना। हजार बार ऐसा हुआ, कभी किसी को मेरी आंख में नमी न मिली, मगर मुझे कभी किसी ने रोता हुआ नहीं देखा होगा कि मैं सबसे गिले शिकवे करता फिर रहा हूँ, देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो ये चाहता था और मैंने तो ये कहा था और मैंने ये चाहा था। किसी ने नहीं देखा होगा कि मैं बैठ के इस बात को रो रहा हूँ, मेरी आंखों में उन्होंने आंसू देखा हो, ठीक है। ये बात इस शेर में खास करके जो लोग लीड करते हैं, जैसे कोई फैमिली को लीड करता है, तो सबसे लास्ट में वो आदमी टूटता है ये सोच के कि मैं इस घर को लीड करता हूँ, ये सारे लोग मुझसे डिपेंडेंट हैं या मुझे बहरहाल एक घर का बड़ा मानते हैं, तो अगर मैं पहले टूटूंगा तो इनके आई मीन उसका क्या होगा। उसी तरह जो एक कम्युनिटी का लीडर होता है, एक स्पिरिचुअल लीडर होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले होते हैं, तो वो अपनी निजी लाइफ के बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स को या बहुत सारे दुखों और गमों को उन तमाम लोगों से बचा के रखता है जो उन्हें फॉलो करते हैं, या उन पे जाहिर नहीं होने देता कि मेरे साथ भी इश्यूज हैं, मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, मसाइल हैं, इश्यूज हैं। वो सोचता है कि इन बेचारों से बयान करके इसे क्या करना है मुझे, ठीक है ना। इनके भी बिलावजा के लिए वो आई मीन मोरल डाउन होगा इनका, और इनको लगेगा कि यार जब हमारे गुरु जी, हमारे सर जी, हमारे रहबर, हमारे पेशवा, हमारे लीडर का ये हाल है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे यार। तो इसलिए भी वो नहीं जाहिर होने देते अपने फॉलोअर्स पे, अपने चाहने वालों पर के मेरे साथ क्या मसाइल है और मेरा क्या दुख है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना क्या दुख है, उसको वो, जैसे मिसाल के तौर पर जहां तक मैंने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी महाराज जी की, कि उन्होंने जो है वो माइग्रेट किया वहां से, पड़ोसी मुल्क से पार्टीशन के बाद। तो जितने भी लोग अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपना वतन, अपना घर छोड़ के इधर से उधर या उधर से इधर आए हैं, वो कोई मजाक बात नहीं थी, वो बहुत ही ट्रैजिक है, बहुत ही दर्दनाक है, वो बहुत तकलीफ देह है। वो उनके इमोशंस को उनकी तहरीरों में पढ़ें जाने तो अंदाजा होता है कि क्या गुजर गई होगी उनके ऊपर जब उन्होंने अपने अपने घर छोड़े होंगे। बट मुझे नहीं लगता कि महाराज जी ने अपनी जिंदगी में या उनके बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में या उनके और भी जो लोग रहे होंगे उस दौर में, उन्होंने हमेशा किया हो तो उसके साथ बांटना शुरू किया हो बार बार, ट्रॉमा से नहीं, कभी भी इस पे टाइम नहीं वेस्ट किया होगा। आगे कैसे जिंदगी को बेटर करना है, कैसे इंस्पायर करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, इस पे ज्यादा उन्होंने काम किया होगा। उनको जो दुख होगा, जो फील होगा, वो रहा होगा, बट उन्होंने कभी किसी पे जाहिर नहीं किया होगा। जो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों लास्ट को, रहेगी। जी भाई। जो जो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों को, हम्म। किसी भी साज में दर्शन वो नगमगी ना मिली। जो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों को, किसी भी साज में दर्शन को नगमगी न मिली। बहुत सारे अनाप शनाप आवाजें, म्यूजिक और बहुत सारी चीजें हैं जो सबको लगता है बहुत अच्छा है, लाजमी तौर पर है इंसान को वो अपील नहीं करता है। कह रहे हैं मेरे दिल के जो तार हैं, मेरे जो दिल के बेताब और बेचैन तार हैं, उनको छेड़ दे ऐसी कोई मेलोडी और ऐसा कोई नगमा
किसी भी क्या कहते हैं साज में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैंने नहीं देखा कि जो मुझे बहुत आसानी के साथ मेरे दिल के तारों को छेड़ दे। क्यों ऐसा है? चूंकि कई बार महाराज जी कह चुके हैं कि मेरे दिल के अंदर खुद ही इतने तार और सितार बज रहे हैं इस नवाखाने में और इस मौसीकी के घर में, कि जिससे जो है वो मेरी तबीयत बहाल रहती है। ठीक है, तो जो बाहर का म्यूजिक है, अगर वो आपका पसंदीदा नहीं है तो आपके लिए शोर से ज्यादा की हैसियत नहीं रखता है वो। आप खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अगर किसी इंसान को एक सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक पसंद है, सैड म्यूजिक, लाइक स्लो, नॉट क्लासिकल, समहाउ प्रो क्लासिकल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा कुछ भी। क्या मैं शोर समझ रखा है यार, ये तो कानों पे गिरां गुजर रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये। सो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उससे जुड़ नहीं पाते हो, और फिर आपके अंदर अगर खुद कोई नगमेगी की कैफियत हो तो फिर तो आपको चाहिए नहीं होता है वो बाहर का शोर, तो फिर वो आपके दिल के तारों को नहीं छेड़ पाता है। सर प्लीज लास्ट वाला शेर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो छेड़ती मेरे बेताब दिल के तारों को, किसी भी साज में दर्शन वो नगमगी न मिली। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऐसी मेलोडी मुझे नजर नहीं आई जो मेरे दिल के तारों को छेड़ दे, जो मुझे अपील कर दे। ठीक है, बेताब को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बेताब यानी बेचैन जी, अच्छा। बेताबी, बेचैनी, थैंक यू सर। डेस्परेट होना। इसमें नगमगी मीन्स मेलोडियस। मेलोडियस गाना। ओके। Also refers to the sympathetic chords of the heart. Like if there is an instrument playing, then nearby there is something which vibrates with the same frequency, and that vibrates with the same sympathy. That's a sympathetic chord, right? Like in a sitar, there are sympathetic chord wires underneath, and if आपकी लास्ट the का note सेंटेंस is आपने क्लियर सुनाई दिया मुझे जी। if the note is perfect, then the sympathetic notes also vibrate automatically. So it kind of means that if a यस यस song, जी जी। right? Okay, thank you. तो सर ओके, निगाहें मुंतजर। मुंतजिर। मुंतजर, हाँ जी। मेरी शबे गम। तो मुंतजर का मीनिंग क्या था यहाँ पे? इंतजार करने वाली। इंतजार। ठीक है, उर्दू के लफ्ज है ना सर, आपका बोल मुंतजिर दो। हूँ, आप फलां साहब के मुंतजिर हैं, यानी इंतजार कर रहे हैं कहने। ओके। और एक जेर और जबर का फर्क है बस। मुंतजिर यानी इंतजार करने वाला, और मुंतजर यानी जिसका इंतजार किया जाए। दोनों लिखे सेम तरह अच्छा। जाते हैं, बस जेर जबर का फर्क है, लगाया कोई सा भी नहीं जाता। जब ये एग्जाम होगा तो इसको कैसे होगा इनका?
ये जो गजल आप करवा रहे हैं महाराज जी की, तो अगर जी जी। एग्जाम होगा हम, तो हम इसको समझाएंगे इसको, या कैसे करेंगे, या लिखना पहली बात पड़ेगा? तो पहली बात तो आपका अल्टीमेट मोटो एग्जाम देना और एग्जाम पास करना और डिग्री और सर्टिफिकेट, लोग जिस जज्बे से जुड़े हैं वो बहुत अलग लेवल की बात है। रह गई हम्म। बात, एक दिन हम लोग साल में मिल बैठ के देखते हैं कि आपने तो पढ़ा है अच्छे से, मैंने ठीक से पढ़ाया है कि नहीं। तो एग्जाम दरअसल मेरा होता है उस दिन। और उसमें होता यह है कि हम पूछते हैं महाराज जी के बारे में, आपसे जानना चाहेंगे उनके उनकी जो अ, तालीमात हैं, उनका जो प्रीचिंग्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो मैसेजेस हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। किताबों के बारे में बेसिक थोड़ा सा इंटरव्यू रिव्यू टाइप का आपसे पूछ सकते हैं, जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह के कलाम है, कैसे शेर हैं। या फिर ये कि गज़लें हैं जो हमने पढ़ी हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसके दो शेर को डिफाइन कर दिए, या आप अपनी पसंदीदा गज़ल कोई लिखिए और बताइए कि क्यों, या कौन से शेर आपको पसंद है उसके। इस तरह से हम्म। चीजें होती हैं। ओके। सर, आपने तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो उर्दू के जो अल्फाज है आप तो बड़े इजीली बोल जाते हो, हमारे को तो सोचने पड़ते हैं ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा बड़ी सा। दुआ है कि एक दिन वो आया कि मैं भी इजी वे में पंजाबी बोल सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। बाकी आप आंसर लिखते वक्त आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर उर्दू में लिखते हाँ। हैं ज्यादा अच्छी बात होती है। नहीं, उर्दू बहुत मीठी लैंग्वेज है, जब आप बोलते हो ना बड़े अच्छे लगता है मुझे, तो सबको अच्छा लगता है, उर्दू भाषा बहुत ही प्यारी है। तो लेकिन हमारे मुंह पे चढ़ी नहीं हुई ना अभी तक, हमारे से बोलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इंडिया आप जो बोल रही हैं वही उर्दू है। ओह, थैंक यू सर। जी। और कोई सवाल है आप लोगों का? दो सवाल